रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। आज की कहानी, आज की घटना मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं, इस कहानी के बारे में बात करूं, लेकिन उससे पहले मैं अपनी ज़िंदगी में जो मेरा निजी एक्सपीरियंस रहा उसकी एक छोटी सी कहानी मैं आप लोग को सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों, ये दौर था साल 2016 का, और साल 2016 में अचानक से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जॉब करनी चाहिए, क्योंकि परिवार में ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो थोड़ी ख़राब हो रही है, क्योंकि उसी समय पिताजी के दो ऑपरेशन हुए थे और जो भाई था वो भी छोटी मोटी जॉब करता था, लेकिन परिवार में जो सिचुएशन थी वो थोड़ी ख़राब हो रही थी पैसे को लेके। तो मैंने सोचा कि पैसा कमाना चाहिए। अब इंस्टेंट पैसा कहाँ से आए, अब कोई गलत काम तो कर नहीं सकते, लिहाजा सोचा जाता है कि क्यों ना विदेश निकल जाया जाए, क्योंकि विदेश में अगर नौकरी मिलती है तो एकदम से ज़्यादा पैसों से स्टार्टिंग होती है। यानी अगर आप लोग इंडिया में नौकरी पकड़ोगे नॉर्मली तो 10 से 15 हज़ार रुपये से आपकी नौकरी स्टार्ट होती है, लेकिन यही आप अगर विदेश में ज़्यादा पैसे ना खर्च कर अगर आप गल्फ़ कंट्री में ही जाते हैं, लाइक ओमान जाते हैं, आप कतर चले जाते हैं, आप बहरीन चले जाते हैं, आप कुवैत चले जाते हैं, दुबई या फिर सऊदी कहीं भी चले जाते हैं, तो नॉर्मली सी अगर आप लोगों ने ठीक ठाक पढ़ाई कर रखी है तो 40 से 50 हज़ार रुपये से आपकी स्टार्टिंग हो ही जाती है। अब यही सोच कर मैं दुबई का रुख कर लेता हूँ, दुबई पहुँच जाता हूँ, वहाँ पर HR में कुछ समय नौकरी करता हूँ। लेकिन एक चीज़ जो मैंने वहाँ पर नोटिस की, जो सिर्फ अपने देश भारत में ही देखने को मिलती है, और ये सोचकर जो छाती थी ये गर्व से चौड़ी भी हुई। दोस्तों, मैंने अलग अलग कम से कम 3 से ज़्यादा कंट्रीज़ घूमी है। मैं सऊदी में भी रहा, दुबई में भी रहा, ओमान में भी रहा, काफ़ी ज़्यादा समय गुजारा। ज़िंदगी के 4 से 5 साल मैंने दुबई में गुजार दिए, कुछ साल ओमान में, कुछ साल सऊदी में गुजारे। HR में रहकर अच्छा पैसा कमाया, अच्छा नाम कमाया, रुतबा कमाया। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर मैंने जो चीज़ें, जो कमी, जो मुझे एहसास हुआ, जो अपने भारत के अंदर मुझे देखने को मिला, वो पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी देखने को नहीं मिला। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लोग अपनी बाइक से कहीं जा रहे हैं और गलती से अगर आपकी बाइक की हेडलाइट भी जल रही है तो रास्ता में लोग आपको रोकेंगे, कहेंगे आपकी गाड़ी की हेडलाइट जल रही है। और कई बार तो मैंने ऐसा फेस किया है कि अगर स्टैंड लगा रह गया है गाड़ी का, तो बहुत सारे ऐसे भाई मेरे थे जिन्होंने मेरी गाड़ी के पीछे लगाकर भगाकर मुझे बताया कि भाई साहब आपकी गाड़ी का स्टैंड लगा हुआ है, आप स्टैंड को थोड़ा सा मोड़ कर इसको लगा लीजिए, अन्यथा आपकी चोट लग सकती है। तो ज़रा सोचिए दोस्तों, इस तरीके का दिल, इस तरीके का कलेजा दुनिया के कहीं भी कोने में आप चले जाओ, वहाँ पर आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप मुस्लिम हैं तो कोई हिंदू भाई निकल के जाएगा, आपकी गाड़ी का स्टैंड देखेगा तो आपको नहीं बताएगा, बल्कि वो भी उतनी ही मेहनत के साथ में, लगन के साथ में तुम्हारी गाड़ी का पीछा करेगा और बताएगा कि सर स्टैंड सीधा कर लीजिए, आपकी गाड़ी का स्टैंड लगा है। सेम कंडीशन आप लोग देखेंगे कि हमारे देश के अंदर, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर किसी को नुकसान पहुंच रहा होता है तो लोग उसकी हेल्प करने के लिए आगे आ जाते हैं, लेकिन ऐसा हमें विदेशी धरतियों पर देखने को नहीं मिलता। तो इसीलिए मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि अपने इस चमन को, अपने इस देश को हमेशा इसका ख्याल रखा करें, और वो काम किया करें कि जो देश हित में काम हो, वो काम किया करें जो परिवार हित में काम हो। इसीलिए इंसान से कहा जाता है कि इंसान क्राइम का रास्ता ना चुनकर अगर उसके बीच का कोई रास्ता निकाले तो वो निकाल सकता है, लेकिन वो क्राइम करने में, या फिर यूँ कहें कि जो वो गलत काम करता है उसमें कुछ इस कदर अंधा हो जाता है कि उसको समझ ही नहीं आता है कि वो क्या करे। इसी वजह से वो जो व्यक्ति होता है क्राइम कर जाता है। और दोस्तों, आज की कहानी के अंदर भी आप लोग को यही सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। इस कहानी से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, और आप लोग सोचेंगे कि अगर ये व्यक्ति चाहता तो इस तरीके के क्राइम से बच सकता था, लेकिन इसने जो रास्ता चुना वो गलत चुना, जिसके बाद में वो पकड़ा गया। हालांकि उसने प्लानिंग इतनी बढ़िया की थी, प्लानिंग इतनी मेहनत के साथ में की थी, महीनों तक उसने प्लानिंग की थी, और उसको लग रहा था कि शायद वो जिस तरीके से क्राइम कर निकल जाएगा किसी को कानो कान खबर नहीं चलेगी। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि कातिल अगर चालाक होता है तो पुलिस उससे भी ज़्यादा चालाक होती है, और कातिल पुलिस की गिरफ्त से कभी बच नहीं सकता। अगर पुलिस सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है तो कई केसेस तो मैंने आप लोग को ऐसे भी सुनाए हैं जिसमें जो केसेस हैं वो सॉल्व हुए हैं लगभग 40 से 30 साल के आसपास, और जो कातिल है वो 30 से 40 साल के बाद भी पकड़ा गया, और उसने बात को पुलिस से यही कहा कि सब कुछ तो छोड़िए, आप बस इतना बता दीजिए कि मुझे ढूंढा कैसे। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस कहानी के अंदर एक मर्डर हो जाता है, या फिर यूँ कहें कि एक लड़की की हत्या हो जाती है, और
सबूत के नाम पर महज एक सिम कार्ड था। तो पूरी कहानी आप लोगों को बताने वाला हूँ। इस कहानी की शुरुआत होती है झारखंड से, और इसी झारखंड में एक ज़िला पड़ता है गुड़बा ज़िला। और 16 अगस्त साल 2019 को इसी गुड़बा ज़िले की पुलिस के पास में एक फ़ोन आता है। फ़ोन करके बताया जाता है कि साहब, यहीं पर जो नेशनल हाईवे है, यानी नेशनल हाईवे 75, इसी नेशनल हाईवे 75 पर एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब NH 75 पर एक महिला की डेड बॉडी, जो NH 75 है ये गोंडा के आसपास पड़ता है, वहीं पर डेड बॉडी पड़ी हुई है। लिहाजा पुलिस की जब टीम इस तरीके की खबर सुनती है, तुरंत पुलिस अपनी गाड़ी उठाती है। अब चूंकि नेशनल हाईवे का मामला, इसलिए तुरंत पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो आस पड़ोस के कुछ लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं। जो डेड बॉडी थी, जो कि त्यों थी, किसी भी व्यक्ति ने इतनी हिम्मत नहीं जुटाई थी कि वो उस डेड बॉडी के पास जा सके। डेड बॉडी एक महिला की थी, इतना तो साफ था। लिहाजा जो पुलिस है उस डेड बॉडी के नज़दीक पहुंचती है, पास पहुंचती है। और पास पहुंचने के बाद में जब उस डेड बॉडी को पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है, तो पुलिस देखती क्या है कि इस महिला के सर से बहुत ज़्यादा खून बहा है, और सर से होता हुआ वो जो खून है वो महिला के सीने तक आ गया है, यानी गर्दन से होकर चेस्ट तक आ गया है। खून जम चुका है, यानी एक्सीडेंट रात के किसी समय हुआ होगा। लिहाजा पुलिस यही समझती है कि एक्सीडेंट से इस महिला की मौत हो गई। उसके बाद में इस डेड बॉडी का जो है पुलिस पंचनामा करती है, और उसके बाद में सीधा इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पुलिस ने कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक किए थे, आस पड़ोस के थानों में भिजवाए थे। तो ये जो महिला होती है, इसके घर परिवार वालों तक भी ये खबर पहुंचती है कि इस तरीके से जो एक महिला है उसकी डेड बॉडी नेशनल हाईवे पर मिली है, और इस घर की एक महिला कल से लापता है। लिहाजा इस घर के जितने भी लोग होते हैं सारे उस जगह पर पहुंच जाते हैं। तो पता चलता है कि इनके ही घर की एक लड़की, जिसका नाम रूमा है, उम्र लगभग 23 साल के आसपास है, इसकी ही डेड बॉडी है। अब जब इस तरीके से पुलिस वालों के सामने परिवार वाले क्लेम करते हैं जाके, तो पुलिस वाले कहते हैं ठीक है, डेड बॉडी पोस्टमार्टम से आ जाएगी, उसके बाद तुम्हें सौंप दिया जाएगा। तुम्हारी बेटी का एक्सीडेंट हो गया था, उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन जो घर वाले होते हैं ये पुलिस की इस बात से सहमत नहीं होते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है, और घर वाले कहते हैं कि साहब, हमारी बेटी का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बल्कि किसी ने उसकी हत्या की है। अब जब इस तरीके की बातें पुलिस वाले सुनते हैं, तो पुलिस वाले कहते हैं कि हमने बहुत बारीकी से जांच पड़ताल की है, उसके सर में चोट लगी है, और उसकी जो डेड बॉडी है वो काफ़ी दूर मिली है, यानी एक्सीडेंट में वो दूर जाके गिरी है। लेकिन घर वाले कहते हैं कि साहब, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी बेटी का एक्सीडेंट हुआ हो। लिहाजा जिस गांव की ये जो लड़की थी रूमा, जिसकी उम्र 23 साल के आसपास थी, उस गांव के कुछ लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं, और वो भी कहते हैं कि साहब, इस लड़की का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, क्योंकि बताने वालों ने बताया है कि उसके जिस्म के किसी भी हिस्से पर चोट नहीं थी, बस सर पर चोट थी। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सर पे बस चोट लगी, एक्सीडेंट से मौत हो गई? जबकि एक्सीडेंट होता है तो जिस्म के अन्य हिस्सों पर भी चोट लगती है, कहीं पर खरोचों के निशान आते हैं, कोई हड्डी टूटती है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम इस मामले में छानबीन करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई है, पोस्टमार्टम से आ जाती है, उसके बाद में जो चीज़ें मेंशन होंगी उसके हिसाब से हम छानबीन कर लेंगे। जो भी चीज़ें होंगी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आ ही जाएगी। लिहाजा पुलिस वाले इस परिवार वालों के बयान में लिखवाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी है, कोई रंजिश है, या फिर तुम्हें किसी के ऊपर शक है कोई तुम्हारी बेटी की हत्या कर सकता है, या फिर हाल फिलहाल में किसी से कोई पैसों का लेन देन रहा हो तुम्हारी बेटी की, किसी से कोई नज़दीकियाँ। यानी बातों ही बातों में पुलिस का इशारा साफ था, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी बेटी के किसी से कोई प्रेम संबंध हो। घर वाले कहते हैं कि साहब, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो गरीब आदमी हैं, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, और हमारी जो बेटी है वो तलाकशुदा महिला है, तो उसका भला किसी से क्या प्रेम संबंध होगा, हाल ही में उसकी तलाक हुई है। अब जब परिवार वाले इस तरीके की बातें कहते हैं, तो पुलिस वाले कहते हैं ठीक है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके आधार पे हम लोग छानबीन करेंगे, फिलहाल तुम थोड़ा सा घर जाइए, और हम तुम्हें आश्वासन देते हैं कि अगर तुम्हारी बेटी की हत्या की गई है तो इस मामले को हम ज़रूर सुलझाएंगे, और जो भी कातिल होगा वो आखिरकार पकड़ा जाएगा। अब घर वालों को समझा बुझा कर ये जो पुलिस वाले थे वो घर भेज देते हैं। उधर जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी, वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है, और दोस्तों उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बहुत क्लियरली मेंशन था कि इस लड़की के साथ में मार पिटाई की गई है, और इसके सर पर किसी भारी भरकम चीज़ को मारा गया है, जिसकी वजह से इसकी मौत हुई है। बहुत मुमकिन है कि किसी ने मार कर इसको यहाँ पर फेंका है। अब जब इस तरीके की चीज़ें पुलिस को पता चलती है, घर वालों को पता चलती है, तो घर वाले तो पुलिस के पास दौड़े दौड़े जाते हैं, कहते हैं साहब, हम कह रहे थे ना कि हमारी बेटी की हत्या हुई है।
लिहाजा पुलिस वाले भी इस मामले में थोड़ा सा गंभीर होते हैं। टीमों का गठन किया जाता है, इस पूरे मामले में छानबीन की जाती है। अब चूंकि नेशनल हाईवे का मामला है तो वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है, अब कैसे छानबीन की जाए। लिहाजा पुलिस वाले फैसला करते हैं कि जिस जगह पर इस महिला की यानी इस लड़की की डेड बॉडी मिली है वहाँ पर जाकर एक बार क्रॉस चेक करते हैं। अगर वहाँ पर कोई ऐसी संदिग्ध चीज़ मिल जाती है तो शायद इस केस में हमें इन्वेस्टिगेशन करने में आसानी हो। लिहाजा अब जो पुलिस वाले होते हैं वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद में जो क्राइम सीन था उसको बहुत ही बारीकी से चेक करते हैं, और बारीकी से जब चेक करते हैं तो पुलिस वाले थक हार जाते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिलती है कि जिससे ये पता चल सके कम से कम कि जो मरने वाली महिला है उसके साथ में कोई व्यक्ति आया था और उसको मार के उसने यहाँ पे डाला। कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसा एविडेंस, कोई क्लू, ऐसा कुछ भी पुलिस को नहीं मिलता है। अब पुलिस वाले बड़ा परेशान, उधर गांव वालों का, घर वालों का, साथ के साथ ये जो बात थी अब मीडिया तक भी पहुंच गई थी, तो चारों तरफ से पुलिस के ऊपर प्रेशर पड़ रहा था। अब पुलिस ये भी सोचती है कहीं ऐसा ना हो ये मामला हाई प्रोफाइल हो जाए, कहीं ऐसा ना हो ये मामला मीडिया उछाल दे, और कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस की बदनामी हो जाए। लिहाजा पुलिस इस मामले में अब बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाती है और हर कदम अपना फूंक फूंक के रखती है। पुलिस इस मामले को सुलझाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस जितनी भी जगहों पर पूछताछ कर रही थी, अलग अलग लोगों से पूछताछ कर रही थी। इस जो लड़की थी इसके घर के आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की जाती है, किसी के साथ आते देखा, जाते देखा, या फिर आस पड़ोस में किसी से कोई ऐसा प्रेम संबंध तो नहीं है। हो सकता है कि तलाक के बाद में अकेलापन महसूस हुआ हो, उसके बाद किसी से दोस्ती वगैरह हो गई हो, शादी करने का दबाव बनाया हो, उसने हत्या कर दी हो, वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों पुलिस जितनी भी छानबीन करती है, पुलिस के हाथ हर जगह से खाली थे, कहीं से भी पुलिस को कोई भी सबूत मिल नहीं पाता है। लिहाजा पुलिस फैसला करती है कि ये जो लड़की है जहाँ पर इसका घर है, एक बार जाकर घर पे इसकी तलाशी करते हैं जिस रूम में ये रहती है, हो सकता है कि उस रूम से कोई सबूत मिल जाए। अब दोस्तों जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और उस रूम की जब बहुत बारीकी से तलाशी करती है तो उस रूम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है कि जिससे पुलिस को ये अंदाज़ा लग सके कि कत्ल करने के पीछे कौन हो सकता है, क्या मोटिव हो सकता है। लिहाजा पुलिस बहुत बारीकी से उस रूम को छानने के बाद में वापस लौट ही रही होती है कि वहीं पर जो घर के अंदर बेड पड़ा हुआ था उस रूम के अंदर उसके पास में एक सिम कार्ड पड़ा हुआ मिलता है। जब वो सिम कार्ड पुलिस को पड़ा हुआ मिलता है, पुलिस उस सिम कार्ड को उठाती है और उसके बाद वापस आ जाती है। अब सबूत के तौर पर पुलिस वालों के सामने सिर्फ सिम कार्ड था, लेकिन सिम कार्ड में कोई ऐसा सबूत होगा ये भी कहना पॉसिबल नहीं है, ये भी कहना सही नहीं है। लिहाजा पुलिस अब सिम कार्ड के बारे में जानकारी निकलवाती है, टेक्निकल टीमों का सहारा लेती है कि भैया ये सिम कार्ड किसका है। अब जैसे ही सिम कार्ड के बारे में पता किया जाता है तो सिम कार्ड किसका है तो पता चलता है कि ये जो सिम कार्ड है ये किसी सद्दाम अंसारी के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास है। तो पुलिस इस सिम कार्ड जिसके नाम पर रजिस्टर्ड है उस व्यक्ति का नाम पता तो मिल जाता है। अब जब घर वालों से पता किया जाता है कि भैया सद्दाम अंसारी कौन है, तो घर वाले यही बताते हैं कि जो इस लड़की की शादी हुई थी और इसका जो हस्बैंड था उसका भतीजा सद्दाम अंसारी है। हो सकता है कि जब शादी हुई हो तो चाचा ने सिम निकलवा कर भतीजे के नाम पे दे दी हो और अभी तक वही सिम लड़की के पास में थी। लिहाजा पुलिस वालों को इस एंगल से भी अब कुछ ऐसी छानबीन नहीं मिलती है, पुलिस वालों को इस एंगल से भी कोई सबूत नहीं मिलता है। लिहाजा अब जो पुलिस वाले थे इस नंबर का CDR निकलवाते हैं। जब पुलिस वाले इस नंबर का CDR निकलवाते हैं, क्योंकि महिला के पास में अगर सिम थी तो हो सकता है वो किसी से बातचीत करती हो, तो जिससे बातचीत करती होगी उससे पूछताछ की जाएगी क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अब जैसे ही सिम कार्ड की CDR निकाली जाती है, कॉल डिटेल निकाली जाती है, तो उसके बाद में एक ऐसी कहानी निकल के आती है जिससे पुलिस वालों को बहुत बड़ी लीड मिल जाती है। दरअसल जिस नंबर पर लगातार इस महिला की रूमा की बात हो रही थी वो नंबर किसी और का नहीं, इसी सद्दाम अंसारी का था। यानी सद्दाम अंसारी और रूमा के बीच में लगातार पिछले कुछ महीनों से बातचीत हो रही थी। अब जब पुलिस को यह पता चलता है कि रूमा के पास में जो सिम कार्ड था वो भी सद्दाम अंसारी के नाम पर रजिस्टर्ड था और दूसरा जिस व्यक्ति से रूमा बात कर रही है वो भी सद्दाम अंसारी है, लिहाजा अब पुलिस सद्दाम अंसारी के बारे में पता निकालती है कि भैया कौन है, कहाँ का रहने वाला है। तो पता चलता है कि इसी डिस्ट्रिक्ट के रंका थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है, खुपरो गांव, ये उसी गांव का रहने वाला है। लिहाजा पुलिस जो थी वो इस गांव में छापा मारती है, सद्दाम अंसारी को उठाती है। उठाने के बाद में सीधा से पुलिस थाने लेके आती है और पुलिस थाने लाने के बाद में इससे पूछताछ करती है। अब शुरुआत में तो सद्दाम अंसारी यही समझ रहा था कि जो महिला है रूमा उसकी चाची लगती थी और उसका मर्डर हुआ है या फिर एक्सीडेंट हुआ है, हो सकता है कि उससे पूछताछ हो रही है।
लेकिन सद्दाम अंसारी पुलिस को घुमाने की भरपूर कोशिश करता है। अब चूंकि कोई वो पेशेवर कातिल या फिर मुजरिम नहीं था, लिहाजा पुलिस के सामने वो टूटता है और टूटने के बाद में एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को सुनने के बाद में जब पूरी सच्चाई लोगों तक पता चलती है तो लोग यही सोच रहे होते हैं कि इतना बड़ा मास्टरमाइंड ये एक 23 साल का लड़का कैसे हो सकता है। दरअसल सद्दाम अंसारी बताता है कि कुछ समय पहले इसके जो चाचा हैं हबीबुल्लाह, उनकी शादी इसी रूमा के साथ में हुई थी। रूमा जो थी वो उसके चाचा हबीबुल्लाह के साथ में अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बिताना शुरू करती है। कुछ समय तक तो सारी चीज़ें ठीक चलती हैं। जो हबीबुल्लाह था ये ज़्यादा पैसे वगैरह तो कमाता नहीं था, तो कई बार ऐसा होता था कि रूमा और हबीबुल्लाह के बीच में झगड़ा हो जाया करता था। अब आए दिन इन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा था। दूसरी तरफ जो सद्दाम अंसारी था ये अपनी चाची को मन ही मन चाहता था, लेकिन इसने एक बार भी अपनी चाची को ये नहीं बताया था कि वो उसे मन ही मन चाहता है या फिर वो उसे अच्छी लगती है। लिहाजा इधर जो चाचा और चाची थे यानी रूमा और हबीबुल्लाह थे, इन दोनों के बीच में झगड़ा होता रहता है। झगड़ा इस कदर आगे बढ़ता है कि इन दोनों की नौबत तलाक तक पहुंच जाती है और उसके बाद में जो हबीबुल्लाह होता है रूमा को छोड़ देता है, तलाक दे देता है। जब रूमा को हबीबुल्लाह तलाक देता है तो रूमा के पास अब कोई चारा नहीं था। उसके बाद में वो अपने मायके लौट जाती है, अपने घर लौट जाती है। परिवार वाले रूमा को रख लेते हैं। भाई बेटी वाला बेटी को रखेगा, चाहे उसकी तलाक हो या फिर कुछ भी हो जाए, बेटी वाला थोड़ी ना कहीं उसको फेंक देगा। लिहाजा जो रूमा होती है ये अपने घर रहने लगती है। शुरुआती दिनों में तो काफ़ी ज़्यादा गुमसुम रहती है, लेकिन इसके पास में मोबाइल फ़ोन था। एक दिन अचानक से इसके मोबाइल फ़ोन की घंटी बोलती है। अब जैसे ही इस मोबाइल फ़ोन की जब घंटी बोलती है, जब इस कॉल को पिक करती है तो सामने से जो व्यक्ति होता है वो कहता है अस्सलाम वालेकुम। अब रूमा कहती है वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? तो वो व्यक्ति कहता है कि चाची मैं आपका भतीजा सद्दाम अंसारी बात कर रहा हूँ। अब जो चाची थी, क्योंकि पहले वाला रिश्ता था तो ऐसा तो नहीं कि भतीजे से दुश्मनी हो गई, सोचती है हो सकता है कि खैर खबर ले लेती हूँ, क्या बात है। उसके बाद में जो सद्दाम अंसारी होता है अपनी चाची से बात करने लगता है। बात करते करते धीरे धीरे सद्दाम अंसारी चाची से उसके दिल का हाल पूछता है तो वो कहती है कि बस परेशानियों में गुजर रही है, तुम्हारे चाचा ने तो छोड़ दिया, अब मैं कहीं की नहीं हूँ, भला कौन मुझसे शादी करेगा। तो जो सद्दाम अंसारी होता है अब यही मौका था इसके पास में अपनी चाची को अपने जाल में फंसाने का। लिहाजा ये अपनी चाची से कहता है कि चाची जब तुम शादी कर कर मेरे चाचा हबीबुल्लाह के घर में आई थी उसी दिन से मैं तुम्हें मन ही मन चाहता था, लेकिन आज मौका मिला है, मैं तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा हूँ। मैं तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ मरना चाहता हूँ। चाची जैसे ही ये बात अपने भतीजे के मुंह से सुनती है उसको तो एकदम से शौक लग जाता है कि ये सद्दाम अंसारी आखिर क्या बोल रहा है। 23 साल की चाची है और 25 साल का भतीजा है। दोनों जब इस तरीके की बातें कहते हैं तो चाची कहती है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। उसके बाद फ़ोन कट कर देती है। काफ़ी ज़्यादा सोचती है ये रूमा, लेकिन उसके बाद में सोचती है अकेली हूँ, तन्हा हूँ, तो कुछ दिनों इससे ही बात कर लेती हूँ। उसके बाद में सद्दाम अंसारी से भी ये मोहब्बत का इजहार कर देती है। उसके बाद में इन दोनों के बीच में बातचीत शुरू होती है और दोस्तों जब इन दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है तो फिर उसके बाद कभी रुकने का नाम नहीं लेती। घंटों घंटों रात रात भर ये लोग वीडियो कॉल पे बात करते, कभी ऑडियो कॉल पे बात करते, सारी ही चीज़ें चलने लगती हैं। अब दोस्तों प्यार मोहब्बत हो उसके बाद में मिलना मिलाना ना हो, आजकल की मोहब्बत में ये चीज़ें तो पॉसिबल ही नहीं है। लिहाजा जो सद्दाम अंसारी होता है चाची रूमा से मिलने की इच्छा जाहिर करता है। रूमा जो भी परेशान थी, अपने पति से अलग रह रही थी, तो उसको भी ये लग रहा था कि कोई ऐसा हो जो उसके अकेलेपन को दूर करे, इसलिए रूमा भी उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। अब सद्दाम अंसारी रूमा से मिलता है और एक ही झटके में उसे वो सुख देता है जो शायद हबीबुल्लाह ने पहले कभी नहीं दिया था। अब दोनों एक ही उम्र के थे, हम उम्र थे, इसलिए दोनों को जो शारीरिक सेटिस्फैक्शन होता है वो शारीरिक सेटिस्फैक्शन इन दोनों को होता है। दोनों एक दूसरे के शारीरिक क्षमताओं को आंकते हैं, परखते हैं और इन दोनों को लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। उसके बाद जो अवैध संबंधों का सिलसिला शुरू होता है फिर दोस्तों कभी रुकने का नाम नहीं लेता। लगातार अवैध संबंध बनते रहते हैं, लगातार ये लोग मिलते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे रूमा इस सद्दाम अंसारी के प्यार में पागल हो चुकी थी, क्योंकि सद्दाम अंसारी देखने में भी खूबसूरत था, पैसे भी कमाता था, शारीरिक सुख भी बहुत अच्छे तरीके से देता था। इसलिए अब जो रूमा थी सद्दाम अंसारी से कहती है कि उससे शादी कर लो। अब जैसे ही सद्दाम अंसारी शादी की बात सुनता है उसको तो चक्कर आ जाते हैं, क्योंकि सद्दाम अंसारी तो बस रूमा के जिस्म से खेल रहा था। उसको तो बस रूमा का जिस्म चाहिए था, उसको तो बस रूमा के साथ में हवस मिटानी थी, शादी की बात कहाँ से आ गई। लिहाजा जब रूमा थी वो सद्दाम अंसारी से शादी के लिए बार बार फोर्स करती है। सद्दाम अंसारी बार बार इनकार करता है, टाल मटोल करता है। जब ऐसे ही सिलसिला गुजरने लगता है तो सद्दाम अंसारी अब रूमा से बातचीत थोड़ा कम कर देता है। उसको लगता है कि अगर
उसने रूमा से बातचीत कंटिन्यू रखी तो वो उससे शादी करने का प्रेशर डालेगी, समाज में बड़ा बदनामी हो जाएगी कि अपनी चाची से ही विवाह करके लाया। अब इसे ऐसा लगने लगा था कि जिसको ये हलवा समझ रहा था अब वही इसके गले की फांस बन चुकी है, लिहाजा अब ये इससे दूरियां बनाना चालू करता है। तो उसी समय रूमा एक दिन गुस्से में सद्दाम अंसारी को कॉल करती है और कॉल करने के बाद में कहती है, देखो अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे और तुमने मेरे साथ में शारीरिक संबंध बनाए हैं, तुम्हारी बहुत सारी कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास है, और अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे घर पे बताऊंगी, तुम्हारे घर आके बैठ जाऊंगी, पुलिस में कंप्लेंट लिखाऊंगी। अब जो सद्दाम अंसारी था इसको तो काटे खून नहीं, अभी सोचता है कि क्या करूं, कहाँ जाऊं भैया, ये क्या हो गया। एक महिला थी जो कि तलाकशुदा थी, उससे संबंध बनाया जो कि रिश्ते में चाची लगती थी, और उसी ने उसे ऐसा फंसा दिया है। लिहाजा जो सद्दाम अंसारी था अब दिन दिन भर सोचने लगता है और इसी सोच विचारी में आखिरकार ये प्लान बनाता है। और इसी प्लान के मुताबिक 16 अगस्त साल 2019 को, या फिर यूँ कहें कि 15 अगस्त साल 2019 को शाम को ये रूमा से कहता है कि रूमा मैं तुमसे कोर्ट मैरिज करना चाहता हूँ और तुम फला फला जगह पर हाईवे पे पहुँच जाओ और वहाँ से हम लोग निकल जाएंगे, उसके बाद कोर्ट मैरिज कर लेंगे। अब जैसे ही रूमा ये बात सुनती है कि उसका प्रेमी सद्दाम अंसारी शादी के लिए राज़ी हो गया है, कोर्ट मैरिज करने के लिए बोल रहा है, बेहद खुश हो जाती है। घर वालों को बिना बताए ही ये अपना सामान उठाती है और उसके बाद वहाँ से 9-11 हो जाती है। जैसे ही सद्दाम अंसारी के पास पहुँचती है सद्दाम अंसारी के गले लग जाती है। थोड़ी देर तक तो ये लोग बातचीत करते हैं। उसके बाद सद्दाम अंसारी कहता है कि तुम बैठो, मैं कोई ऑटो वगैरह देखता हूँ। जो रूमा होती है वहाँ पर बैठ जाती है और सद्दाम अंसारी पीछे से एक लोहे की रॉड लेके आता है और रूमा के सर पर इतनी ज़ोर से कई बार रॉड का प्रहार करता है कि मौके पर ही जो रीमा थी उसकी मौत हो जाती है। उसकी जो आँखें थीं, उसकी जो ज़िंदगी थी, वो धीरे धीरे उसका साथ छोड़ रही थी और वो अपने प्रेमी सद्दाम अंसारी की तरफ देख रही थी एक मदद की तरह कि काश ये मेरी मदद कर दे और मैं बच जाऊँ। लेकिन सद्दाम अंसारी उसका खून का प्यासा होकर आया था। उसके बाद जब रूमा की मौत हो जाती है, चूँकि इसने प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी, उसके बाद में ये उसको शव को लेता है और इसी NH 75 पर ये थोड़ा सा आगे बढ़ता है और एक सुनसान जगह से डेड बॉडी को ऐसे फेंकता है कि देखने से ऐसा लगे कि जैसे एक्सीडेंट हुआ है। और उसके बाद में इस तरीके से डेड बॉडी को फेंक कर ये वहाँ से 9-11 हो जाता है। जब ये बात पूरी पुलिस को बताता है तो पुलिस बड़ा हैरान होती है कि एक व्यक्ति ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए एक महिला की जान ही ले ली। 22 अगस्त साल 2019 को ये जो मामला था पुलिस खोल देती है। उसके बाद में इसे न्यायिक हिरासत में लिया जाता है, कोर्ट में पेश किया जाता है, वहाँ से इसे जेल भेजा जाता है। लेकिन दोस्तों, आप लोग इस पूरी घटना के अंदर सबसे ज़्यादा कसूरवार किसे मानते हैं? रूमा को, जिसकी उम्र 23 साल थी, जिसकी तलाक हो चुके थे, या फिर रूमा के पति हबीबुल्लाह को, या फिर सद्दाम अंसारी को, या फिर रूमा के परिवार वालों को? आप लोगों को जो भी तर्क सही लगे आप कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और मुझे अच्छा लगता है आप लोग के कमेंट्स पढ़ना। कल के दिन आप लोग के जो भी कमेंट्स आए थे, अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए थे उसमें पहला कमेंट्स है, ये कमेंट्स है राम धीरज मौर्य का। लिखते हैं, मलिक भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे गाँव में एक योजना चल रही है, आधार कार्ड से लोन दिया जा रहा है, इसका बहिष्कार होना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत से लोग जो गरीब हैं वो फंसते जा रहे हैं, बाद में उन्हें अपने घर से सारा सामान बेचकर पैसे वापस नहीं लौटा पा रहे हैं। भाई साहब, मेरी बात को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो राम धीरज मौर्य जी, ऐसे बहुत गाँवों में समूह की स्कीम चल रही है, लोग आधार कार्ड से पैसा ले लेते हैं लेकिन ना उसका ब्याज कैलकुलेट करते कि कितना ब्याज देना पड़ेगा, और इंसान बेज़रूरत भी पैसे लेते हैं। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि उसका बहिष्कार होना चाहिए, लोगों के अंदर इतनी समझ होना चाहिए, कम से कम उन्हें ब्याज का कैलकुलेशन होना चाहिए कि हम अगर इतना पैसा ले रहे हैं तो हमें इतना इतना देना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए और ख़ासकर जब बेज़रूरत पैसा लेना हो तो कभी ना ले, क्योंकि पैसा उड़ जाता है और इंसान बाद में उसका ब्याज सहित भरपाई करता रहता है। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है रिजवान अंसारी है। लिखते हैं, वेरी नाइस कहानी। तो रिजवान अंसारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिराज अहमद है, लिखते हैं, मलिक भाई स्टोरी बहुत अच्छा सुनाते हैं आप। तो सिराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हसीबुल अंसारी है, लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, आपकी स्टोरी सुनने का जो तरीका है ये बहुत ही अच्छा है। तो हसीबुल अंसारी जी, आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद में आशीर्वाद सिंह है, लिखते हैं, वेरी नाइस स्टोरी भाई। तो आशीर्वाद सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जोधराम सरन है, लिखते हैं, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है और आपका बहुत धन्यवाद। जोधराम सरन बायतू ज़िला बाड़मेर राजस्थान से कहानी सुनते हैं, तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सादिक खान है, लिखते हैं, दिस इज़ वेरी नाइस स्टोरी मलिक भाई। तो सादिक खान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल अली हैं, लिखते हैं, आई एम बिग फैन सर, फुल सपोर्ट सऊदी अरबिया से।
तो अब्दुल अली जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद में प्रदीप कुमार है, लिखते हैं आपकी कहानी सुनाने का जो अंदाज़ है ये बहुत ही अच्छा है। भाई जी, गलती औरत की है। तो प्रदीप कुमार जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस तरीके से अपना प्यार दिखाने के लिए। राम धीरज मौर्य है, लिखते हैं सर जी नमस्कार। तो भैया नमस्कार, कैसे हैं आप। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये तनवी करके नाम है और ये लिखती हैं मेरा नाम तनवीर बानो है। आप ये सही कह रहे हैं कि मजाक से शुरू होती है और क्राइम पर ख़त्म हो जाती है। आपकी कहानी मुझे अच्छी लगती है, मैंने आपका सब्सक्राइब आज ही किया है। तो तनवीर बानो जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको हमारी कहानी पसंद आई और आपने सब्सक्राइब किया है। मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको कि आपको हमारे चैनल पर जो भी कहानियाँ मिलेंगी वो बिल्कुल अलग मिलेंगी, डिफरेंट मिलेंगी। सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी शहना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। लईक अब्बास हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, MD अर्श यानी मोहम्मद अर्श। तो लईक अब्बास जी, आपको आपके बेटे मोहम्मद अर्श को उनके जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से। उम्मीद करता हूँ जो मोहम्मद अर्श हैं वो आपका नाम रोशन करें, अच्छे से पढ़ें लिखें, अच्छे से आप उनकी परवरिश करना। अब्दुल अली है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल आलिम फरीदाबाद। इसमें गलती औरत की है, औरत हद से बढ़ती जा रही है और यही सब कुछ हो गया। तो अब्दुल अली जी, इस तरीके से अपना विचार रखने के शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये मदन बेहाबत करके आईडी है, लिखते हैं दोस्त और बीवी दोनों ही बहुत बेशर्म लोग थे। तो मदन बिहावत जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, आपका शुक्रिया। उसके बाद में MT हैं, लिखते हैं आधी तो बीच में बकवास ही की है। तो भाई, कहानी जो होती है वो कहानी की तरह ही सुनाई जाती है। न्यूज़ में कहानी में बहुत अंतर होता है। आप लोगों ने बहुत से कहानीकारों को सुना होगा, इसमें शम्स ताहिर खान जो कि वर्ल्ड फेमस है और उनकी भी आप स्टोरीज़ देखते हैं तो आपको पता होगा कि उनकी भी स्टोरीज़ की जो लेंथ होती है वो 25 से 30 मिनट ही होती है। तो कहानी का मतलब ही यही होता है कि विस्तार से सुनाई जाए, उसमें छोटे मोटे विचार अपने भी रखे जाएं, आप लोगों के भी रखे जाएं। ऐसा तो नहीं है कि कोई न्यूज़ है तो 2-3 मिनट में सुनाकर निकल गए। अब कहानी का चैनल है तो कहानी के अंदाज में ही आप लोग को सुनने को मिलेगा। खैर, अगर आप लोग को लगता है कि सारी चीज़ें गलत हैं तो मैं इसमें चेंज कर सकता हूँ, तो आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।